दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने स्वर संधि के बारे में बताया था, ऐसे ही मैं आपको आज व्यंजन संधि के बारे में बताऊंगा। व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि तीनों ही संधि के भाग हैं, प्रकार हैं। व्यंजन संधि को ही संस्कृत भाषा में हल संधि कहा जाता है। व्यंजन संधि में जिन दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होना है, उनमें से पहला वर्ण आपका व्यंजन होगा और दूसरा वर्ण आपका स्वर या व्यंजन में से कोई भी हो सकता है। ऐसे ही उदाहरण के लिए वाक प्लस धारा में क आपका व्यंजन है और धारा में ध आपका व्यंजन है। इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वो व्यंजन संधि के तहत होगा। ऐसे ही दिक प्लस अंतर में क आपका व्यंजन है और अंतर में ए आपका स्वर है। इन दोनों के मेल से भी जो विकार उत्पन्न होगा वो आपका व्यंजन संधि के तहत होगा। दोस्तों, व्यंजन संधि का पहला नियम जानने से पहले हमें कुछ मूलभूत जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे क वर्ग क से लेके ग तक होता है, च वर्ग च से लेके य तक होता है, ट वर्ग ट से लेके अण तक होता है, त वर्ग त से लेके न तक होता है और प वर्ग प से लेके म तक होता है। चलिए अब नियम के ऊपर चलते हैं। जब भी कभी क, च, ट, त और प इन वर्णों के आगे इन वर्गों का तीसरा या चौथा वर्ण ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध, ब और भ इन वर्णों में से या कोई भी स्वर या य, र, ल, व हो तो क को, जैसे क को हम ग में बदल देंगे, च को ज में बदल देंगे, ट को ढ में, त को द में, प को ब में, मतलब उसी वर्ग के तीसरे अक्षर में हम उसको बदल देंगे। पहले नियम के अनुसार मैंने आपको बताया था कि क को उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में हमें बदलना है। क को हमें ग में बदलना है, च को हमें ज में बदलना है, ट को हमें ड में बदलना है, त को हमें द में बदलना है और प को हमें ब में बदलना है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे दिक जमा में अंबर, क के बाद हमारा स्वर आ गया तो हमने क को उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल दिया, दिगंबर। ऐसे ही च के बाद ए आया तो च के ही वर्ग के हमें तीसरे वर्ण में बदल दिया, जय। ट के बाद आ आया तो हमने ट को ड में बदल दिया। भगवत में त के बाद ग आया तो हमने त को द में बदल दिया। ऐसे ही प के बाद ज आया तो हमने प के ही तीसरे वर्ण ब में उसको बदल दिया। चलिए दोस्तों, हम दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। जैसे क, च, ट, त, प मतलब किसी भी वर्ग के पहले अक्षर या वर्ण के बाद अगर कोई अनुनासिक वर्ण हो, अनुनासिक वर्ण वो वर्ण होते हैं जिनको बोलने में हमारा मुंह और नाक दोनों का सहयोग लगता है, उन्हें हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। हर एक वर्ग का पांचवा अक्षर हमारा अनुनासिक वर्ण होता है, जैसे ङ, य, ण, न, म। अगर इन वर्णों के बाद कोई भी अनुनासिक वर्ण होगा तो हम उसी वर्ग के क को ङ में, च को य में, ट को ण में, त को न में और प को म में बदल देंगे। अब हम नियम 2 के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे वाक जमा में क के बाद हमारा अनुनासिक वर्ण आ गया तो हमने क को ङ में बदल दिया। सट के बाद हमारा मैं आ गया, अनुनासिक वर्ण आ गया तो हमने ट को अण में बदल दिया। उत त के बाद हमारा अनुनासिक वर्ण आ गया मैं, तो हमने त को न में बदल दिया। अब हम तीसरे नियम के बारे में बात करेंगे। जैसे त या द के बाद अगर च या छ आता है तो हम त या द को च में बदल देंगे। उदाहरण के लिए उत जमा में चारण, उच्चारण बन गया। त के बाद हमारा च आया तो हमने त को भी आधे च में बदल दिया, उच्चारण। सत जमा में छात्र के को बन गया सच्छात्र, तो हमने त को आधा च में बदल दिया क्योंकि यहाँ पे छ आया था। ऐसे ही नियम नंबर 4,
नियम नंबर 4 क्या कहता है, जब तय या दय के बाद अगर जय या झय आए तो हम तय या दय को जय में बदल देंगे। उदाहरण के लिए सत जमा में जन हमारा सज्जन बन गया। क्यों? क्योंकि तय के बाद हमारा जय आया था और नियम नंबर 4 के तहत तय को हमें आधा जय में बदलना है। ऐसे ही उत जमा में जटिल, तय के बाद हमारा झय आया है तो हमने तय को आधा जय में बदल दिया, उज्जटिल। नियम नंबर 5 के बारे में जानते हैं। तय या दय के बाद अगर टय या ठय में से कोई भी वर्ण आ रहा है तो हम तय या दय को आधे टय में बदल देंगे। उदाहरण के लिए तत् जमा में टीका हमारा तटिका बन गया। आधे तय के बाद हमारा टय आया है तो हमने इस तय को भी आधे टय में बदल दिया, तट्टिका बना दिया। ऐसे ही नियम नंबर 6, जब तय या दय के बाद डय या ढय में से कोई भी वर्ण आएगा तो हम तय या दय को ढय में बदल देंगे। उदाहरण के लिए उत जमा में डयन, इस तय के बाद हमारा डय आया तो नियम के अनुसार हमें इस तय को भी डय में बदलना है, तो हमारा उत जमा में डयन बन गया उड्डयन। ऐसे ही नियम नंबर 7, तय या दय के बाद अगर हमारा लय आता है तो हम तय या दय को लय में बदल देते हैं। उदाहरण के लिए तत् जमा में लीन हमारा तल्लीन बन गया। क्यों? क्योंकि तय के बाद हमारा लय आया और नियम नंबर 7 क्या कहता है, जब तय के बाद लय आए तो हम तय को भी लय में बदल देंगे। तो ऐसे ही तत् जमा में लीन हमारा तल्लीन बन गया। अब हम नियम नंबर 8 के बारे में जानते हैं। ये इम्पोर्टेंट नियम है, इसको बहुत ध्यान रखना है। क्या कहता है नियम नंबर 8, तय या दय के बाद अगर हमारा शय आता है तो हम तय को चय में बदल देंगे और शय को हम छय में बदल देंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जब तय या दय के बाद हमारा शय आएगा तो हम तय या दय को चय में बदलेंगे और शय को हम छय में बदलेंगे। उदाहरण के लिए सत जमा में शास्त्र हमारा बनेगा सच्छास्त्र। क्यों? क्योंकि तय को तो हमने चय में बदल दिया और शय को हमने छय में बदल दिया। दोस्तों, मैं भी जानता हूं कि नियम बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको संधि में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। चलिए, नियम नंबर 9 क्या कहता है, जब छय से पहले कोई भी स्वर आ जाएगा तो उस छय को हम आधा चय और छय में बदल देंगे। उदाहरण के लिए वी जमा में छेद हमारा विच्छेद बन गया। इस छय को हमने आधा चय और छय में बदल दिया। क्यों? क्योंकि छय से पहले हमारा ई स्वर आया है। ऐसे ही नियम नंबर 10 देखते हैं। नियम नंबर 10 क्या कहता है, ए और आ को छोड़कर अगर कोई भी स्वर से पहले आएगा तो उस से को हम शय में बदल देंगे। उदाहरण के लिए नी जमा में सिद्ध हमारा निषिद्ध बन गया। इस शय को हमने शय में बदल दिया। क्यों? क्योंकि ये से पहले ई आया था। अब हम व्यंजन संधि के 11वें और लास्ट नियम पे चलते हैं। क्या कहता है 11वां नियम? 11वां नियम कहता है, मैं के बाद अगर किसी भी वर्ग का कोई भी अक्षर आता है तो हम मैं को अनुस्वार में या मैं को उस वर्ग के अनुनासिक वर्ण में बदल देंगे। जैसे सम जमा में ताप हमारा संताप बन गया। मैं को हमने अनुस्वार में बदल दिया, या हमने तय के अनुनासिक वर्ण ने में मैं को बदल दिया। तो हम संताप को 2 तरीके से लिख सकते हैं, संताप ऊपर अनुस्वार लगा के या उसमें अनुनासिक वर्ण लगा के। ऐसे ही पम जमा में चम हमने मैं को अनुस्वार में बदल दिया, या हमने चे के अनुनासिक वर्ण ये में मैं को बदल दिया। मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।